नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। हम हर संडे को एक विशेष श्रृंखला हम और आप डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रूबरू। और अभी आज हम इसके तीसरे अंक पे हैं और आज का जो हमारा तीसरा अंक है इसका टॉपिक है कितना मजबूत है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मेरे ख्याल में आप टॉपिक पढ़ के समझ तो गए ही होंगे कि आज के अंक में हम और आप बात करने वाले हैं मीडिया की, राइट। तो मीडिया की बात शुरू करेंगे आज के रूबरू के विशेष अंक में। इसके साथ ही आपसे एक ये भी गुजारिश होगी कि आप रूबरू में किन अंकों को देखना चाहते हैं, किन बारे में आप जानना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अवगत कराएं ताकि आने वाले जो एपिसोड्स हैं हम उस डायरेक्शन में ले सकें, उस दिशा में भी आपके लिए स्पेशल एपिसोड्स ला सकें। इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, पहले ज़रा हम और आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से जो एक चयन है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। बहुत जल्दी ही एनुअल प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो अगर आपने मन बना लिया है सिविल सेवाओं की तैयारी का तो सही समय है, नहीं तो ये 10% इसमें हाइक हो जाएगा 22 जुलाई से। तो अच्छा होगा कि इसके पहले ही आप अपने पंखों को उड़ान दे दें, ठीक है, सपनों को उड़ान दे दें। इसके बाद देखिए, जुलाई एक्सटेंशन ऑफर है जहां 12 महीने के साथ 3 महीने, 18 महीने के साथ 4 महीने, 24 और 36 महीनों के साथ 6 से 9 महीने का जो है सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है। आप इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा छूट लेने के लिए आप KK Live 31 कोड का यूज़ अवश्य करें। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र की यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार करने चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड करेगा। ये स्टार बैच शुरू हो रहा है 2024 के लिए 22 जुलाई से, और यदि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें और छूट लेने के लिए आप KK Live 31 कोड का यूज़ करें। प्रतिज्ञा बैच जो मुखर्जी नगर से 10 जुलाई से ही लाइव हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं KK Live 31 कोड के माध्यम से। अगर किसी भी तरीके की आर्थिक बाधा की वजह से आप प्रिपरेशन को अवेल नहीं कर पा रहे तो अनअकैडमी आपको 0% EMI पे इनको अवेल करने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। ये एक टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है सुपर कॉम्बैट टेस्ट, 23 जुलाई को सुबह 11 बजे, और इसमें आप बहुत सारे एक्साइटिंग जो ऑफर्स हैं, गैजेट्स हैं, वो भी जीत सकते हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये देखिए, 2024 IAS प्रिपरेशन के लिए IAS जो सेंटर है दिल्ली का, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी 17 जुलाई और 24 जुलाई को। यहाँ पे भी आप एनरोल कर सकते हैं, इसमें ऑप्शनल क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी। अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है कितना मजबूत है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। देखिए, सबसे जो कोर बात है इस पूरे टॉपिक में वो है लोकतंत्र। लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब है जो व्यवस्था है जनता का शासन चलाने की। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में पहले जनता है या तंत्र है? तो पहले जनता है, यानी हर चीज़ जनता के हिसाब से होगी। क्या हिसाब से होगी? जनता का होगी, जनता की होगी, जनता का के द्वारा होगी। लोकतंत्र मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। तो लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया गया शासन। तो इसीलिए यानी लोकतंत्र में मेन होता है आपके जनता की बातें, यानी आपके जनता के विचार। कहा जाता है लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी वो किस आधार पर हुई थी कि मतलब इसमें एक उदारवादी थिंकर हैं जो कहते थे कि क्या था कि पहले जंगल राज था। जंगल राज का मतलब था कि यहाँ पे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लिया करती थी। ऐसा समय आ गया जिसको मत्स्य न्याय कहते हैं या जंगल राज कहते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ऐसे में लोग आपस में साथ में आते हैं। साथ में आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्योंकि यदि हम सब लोग अपने अपने अधिकारों को किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो वो हमारे हिसाब से निर्णय लेगा। तो हर किसी ने अपने अपने अधिकारों को ट्रांसफ़र किया और वहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, राइट। कि हर किसी को लगा कि ठीक है, हमारे बिहाफ पर निर्णय कौन लेगा? कोई बाहरी सत्ता लेगी। अब वो बाहरी सत्ता राजा भी हो सकती है और वो बाहरी सत्ता चुनी हुई सरकार भी हो सकती है। लेकिन जो राजा होगा वहाँ पे तो क्या होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसे में जनता की आवाज़ तो फिर तो सप्रेस हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जनता अपने अधिकारों को कुछ समय के लिए किसी एक विशेष शक्ति में स्थानांतरित करेगी। अब उस शक्ति से ये अपेक्षा होगी कि वो जनता के लिए शासन करे, जनता के हितों के लिए शासन करे। और जनता क्या करेगी? उसका रिव्यू करेगी, राइट। कि अगर कुछ निश्चित समय के बाद आप जनता के जो चीज़ें थी उस पर खरे नहीं उतरते तो फिर जनता आपको हटा के किसी और को ला देगी। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में कुल मिला के ऑब्जेक्टिव जिसका फुलफिल करना है वो है जनता का ऑब्जेक्टिव। जनता के लिए काम करना है, क्योंकि जनता ने आपको अपना ट्रस्ट दिया है। तो आप
हमेशा के लिए उस पर नहीं बैठ सकते हैं, आपको उस ट्रस्ट की रक्षा करने के लिए जनता ने वहाँ पे बिठाया है। तो व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र? तो लोकतंत्र का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। इसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, राइट। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहला कौन है? विधायिका। विधायिका वो जो कानून बनाए। कानून क्यों बनाना है भाई? कानून इसलिए बनाना है ताकि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन सुनिश्चित रहे। कार्यपालिका जो इन कानूनों को लागू करे। न्यायपालिका जो ये देखे कि कहीं नियमों में किसी तरीके का छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, राइट। तो हमारे पास लोकतंत्र के ये 3 स्तंभ थे जिनसे ये अपेक्षा थी कि लोक के इस तंत्र को बनाए रखें, यानी जनता की सर्वोच्चता को मेंटेन करें। इसीलिए देखिए प्रियम्बल बात करता है कि सारी सत्ता ही किस में है? तो कहता है हम भारत के लोग। और इसीलिए संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया और बनाने के बाद अपनी शक्तियों को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया, यानी खुद से खुद को सौंप दिया, राइट। तो अल्टीमेटली शक्ति का स्रोत कौन था भाई? शक्ति का स्रोत था आपकी भारत की जनता। इसीलिए लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों पे ये जिम्मेदारी थी कि जनता की जो रिक्वायरमेंट है, जो जनता की चीज़ें हैं उसको सुनिश्चित करें, उसको बनाए रखें, राइट। तो ये तो था लोकतंत्र का मतलब। अब देखिए हमने आपसे कहा लोकतंत्र कब अच्छे से एक्सरसाइज करेगा? लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। अगर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र है, जनता ही बताएगी कि कौन हमारी सरकार है, तो इसमें तो ऐसा होगा कि सपोज करिए A, B, C ये सब बोले हमें सरकार बनाओ, हमें सरकार बनाओ, हमें सरकार बनाओ। तो इस कंडीशन में कोई बोलेगा A को बनाओ, कोई बोलेगा B को बनाओ, कोई बोलेगा C को बनाओ। अल्टीमेटली किसको बनाएंगे? जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसको। तो यानी यहाँ पे तो 2 लोग हो जाएंगे। एक हो जाएंगे हमारे बहुमत, इंग्लिश में कहेंगे तो मेजॉरिटी। एक होंगे माइनॉरिटी यानी अल्पमत। अब सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो बनेगी भाई मेजॉरिटी की, यानी जिसकी जो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे उनकी सरकार बन जाएगी। उनकी जब सरकार बन गई तो अल्पमत का क्या? अल्पमत ने तो अपना ट्रस्ट उनको नहीं दिया। कहा जाता है लोकतंत्र में यदि आप बहुमत की सरकार बनी तो ऐसा माना जाएगा कि अल्पमत की भी स्वीकृति उसमें शामिल है। लेकिन ये लोकतंत्र का दायित्व होगा कि यदि बहुमत के पास क्या है? चॉइस, बहुमत की चुनी हुई सरकार है, तो लोकतंत्र की भी आपकी अल्पमत की क्या बनी रहे? वॉइस, यानी इनकी आवाज़ को सप्रेस ना किया जाए। कहा जाता है कोई भी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितना वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको बोलने का अधिकार होता है, राइट। तो लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत ये दोनों जो है माना जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों का ही कंसेंट है, तभी वो जो है पर्टिकुलर सरकार बन गई है। अब देखिए अगर ये बहुमत की सरकार है तो बहुमत की सरकार कितने समय के लिए है? तो कहा जाता है लोकतंत्र में सीमित समय के लिए है। इस सीमित समय में जनता क्या करेगी? इनका रिव्यू करेगी, और उसके बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जनता को लगता है कि भाई ये सरकार बनने योग्य नहीं है, तो जनता उसको हटा सकती है। लेकिन इस कंडीशन में कई बार, क्योंकि हमने तो अपना ट्रस्ट, ये जनता ने तो अपना ट्रस्ट सरकार को दे दिया, अब जनता क्या करेगी? वो अपने ग्रोथ पे, अपने विकास पे फोकस करेगी। ऐसे में कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे सरकार क्या क्या कर रही है। इसीलिए जनता अपने लोकतंत्र के अधिकार का अभ्यास कैसे करेगी कि भाई अल्पमत की आवाज़ को दबाया तो नहीं जा रहा है, कहीं बहुमत की तानाशाही तो नहीं हो रही है, कहाँ से करेगी, कैसे जो है इस रिव्यू करेगी? तो कहा जाता है इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सूचना। इन सूचनाओं के आधार पर बनेंगे क्या? विचार, और इन विचारों के आधार पर जनता क्या करेगी? रिव्यू। यानी लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखने के लिए ज़रूरी है जनता के पास पहुंच। किसकी पहुंच? सूचनाओं की पहुंच, ताकि जनता अपने विचारों का निर्माण कर सके, राइट। इस सूचना के पहुंच की जिम्मेदारी किसकी है? तो इन सूचनाओं के पहुंचाने की जिम्मेदारी जिस संस्थान की है वो है आपकी मीडिया, राइट। तो ये मीडिया सूचनाओं के माध्यम से जनता में विचार बनाने का काम करती है, और इसी के माध्यम से जनता कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा जाता है मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो लोकतंत्र को संभाले हुए है।
तो अभी के समय में हमने ऐसा देखा है, रिसेंट में आप देखते होंगे कि कई बार मीडिया सवालों के घेरे में रहती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि मीडिया जो है गलत तरीके से जो है प्रचार कर रही है, मीडिया हमारी डेविएट हो गई है, मीडिया उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है जिसके लिए मीडिया को जाना जाता था। तो ये पूरा मुद्दा क्या है? क्या लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ मजबूत है? क्या हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो सारगर्भित हैं? क्या वो सूचनाएं ऐसी हैं जो लोकतंत्र को मजबूती बनाए रखे? क्या ये सूचनाएं ऐसी हैं जो लोकतंत्र के इस नींव के, लोकतंत्र के इस मंदिर की जो भव्यता है इसको बनाए रखें? इसी को समझेंगे हम लोग आज के विशेष अंक में, राइट। तो आज के विशेष अंक में मेरे ख्याल में अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडिया चौथा स्तंभ, इसकी बातें दरअसल क्या है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो हम बात करते हैं क्या है मीडिया। एक बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा मेंस में कि इंडियन हिस्ट्री में न्यूज़पेपर नहीं बल्कि व्यूज़ पेपर है। भारतीय इतिहास में समाचार पत्र नहीं बल्कि विचार पत्र हैं। समाचार मतलब इन्फॉर्मेशन दे देना, विचार मतलब आपका विचार बना दे, है ना। तो जैसे सपोज करिए मुझे सूचना मिल जाए कि सपोज करो कि भाई चाय पीने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो मुझे सूचना है। अब मेरा उस हिसाब से विचार बन जाएगा कि नहीं कल से नहीं पिएंगे, बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो विचार आपकी कभी शून्यता में तो नहीं बनेंगे ना। विचार बनाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, सूचनाओं की ज़रूरत होती है, और ये सूचना लाने की जिम्मेदारी जिसकी है वही है आपकी मीडिया। तो मीडिया मतलब क्या? मीडिया मतलब है कि लोकतंत्र में अगर मीडिया का मतलब देखें तो एक पुल, एक ब्रिज है। इस ब्रिज में यदि ऊपर सरकार है तो नीचे है हमारी जनता। जनता की जो सूचनाएं हैं सरकार तक, सरकार को क्या पता कि दिल्ली के बारे में जनता के बाढ़ से जूझ रही है या दिल्ली में जनता को रोड की प्रॉब्लम है। सरकार को क्या पता कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की दिक्कत हो रही है या कहाँ अटैक हो रहा है। तो जनता की समस्याएं सरकार तक और सरकार की नीतियों की पहुंच जनता तक कराने के लिए जो बीच में ब्रिज बैठा है वही है आपका मीडिया। तो मीडिया क्या? मीडिया इज अ ब्रिज विच ज्वाइंस द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल। यानी ये लोगों को सरकार से जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का मतलब लोगों को सरकार तक और सरकार की बातें लोगों तक लाने का काम करती है। तो हु इज मीडिया? मीडिया इज अ ब्रिज इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में मीडिया कहीं ना कहीं एक पुल है, इसीलिए इसको कहते हैं चौथा स्तंभ। ठीक है, अब देखिए अगर ये इतनी महत्वपूर्ण है, कुल मिला के आप लोकतंत्र का अभ्यास ही करेंगे सूचनाओं के आधार पर, तो आवश्यक है कि सूचना कैसी होनी चाहिए? सूचना होनी चाहिए विश्वसनीय, जिस पे हम और आप विश्वास कर सकें। आप देखिए कि जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ भी रहे हैं, और इसके साथ साथ यदि आपने पढ़ा हो पहले, तो आप देखते हैं कि जब भारत में शिक्षा का प्रसार हो गया तो क्या होता था, कुछ पढ़े लिखे बच्चे होते थे, वो गदर नाम का आपने देखा होगा कि गदर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा और कई सारे समाचार पत्र बच्चे पढ़ा करते थे और सारे लोग बैठ के सुनते थे, और फिर उनको लगता था अच्छा ब्रिटिश सरकार हमारे साथ ऐसा कर रहा है, लंदन में ब्रिटिश सरकार ऐसा करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए जब समाचार से सूचनाएं आई तो कैसे विचार बनने लगे, और इन्हीं विचारों का पर्याय निकला भारत छोड़ो आंदोलन में। तो सेम वे ये जो सूचनाएं हैं यदि वो इनक्रेडिबल होंगी और जो है ऑथेंटिक नहीं होंगी या ऐसी होंगी क्या जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि फिर हम उस जो लोकतंत्र है इसका अभ्यास कैसे करेंगे। तो आवश्यकता है दो चीज़ों की, एक जिम्मेदार मीडिया की, रिस्पॉन्सिबल हो, मीडिया खुद समझे अपनी जिम्मेदारी को कि भाई हम एक वो स्तंभ है जो जिसके ऊपर देश का पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, और दूसरी तरफ जो सूचनाएं लेके आए वो सूचना ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी सही सूचना, यानी विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए। देखिए मीडिया लोकतंत्र में जनहित के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ देखिए तो ये पाठकों को प्रभावित करता है। इसके महत्व का अंदाजा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निभाई गई भूमिका से भी लगाया जा सकता है। कहा जाता है मीडिया को वही दिखाना चाहिए जो घटित हुआ है। जैसे शीशा हमें वही दिखाता जैसे हम दिख रहे होते, दर्पण मिरर वही दिखाता है। तो सेम वे कहा जाता है मीडिया एक दर्पण की तरह है, दर्पण मतलब मिरर की तरह है, जो जीवन की सच्चाई और कठोर वास्तविकताओं से हमें अवगत कराता है। तो इसका मतलब यह है कि मीडिया इज समथिंग जिसकी नज़र से हम जज कर सकें।
जिसके थ्रू हम देख सके कि हमारा जो मतलब लोकतंत्र है वो कैसा चल रहा है, हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं, क्या हमें उसमें रिकॉल की ज़रूरत है, क्या हमें रेफरेंडम की ज़रूरत है, क्या हमें किसी और तरह के विधि की ज़रूरत है, या जो सरकार विधियाँ बना रही है वो हमारे लिए कितना सही और कितना गलत है, ये हम कब करेंगे, व्हेन वी हैव द रिस्पॉन्सिबल मीडिया, राइट। और आगे देखिए इसमें अगर हम बोलें कि लोकतंत्र में मीडिया की क्या जिम्मेदारी, तो देखिए मीडिया तो आपकी एक हो गई आपके प्रिंट मीडिया जो आप पढ़ते हैं, अखबार, मैगज़ीन, फिर आपकी अभी के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट, जो टीवी वगैरह देखते हैं, और फिर है आपकी सोशल मीडिया जिसने हम सब लोगों को पत्रकार बना दिया है। तो इन सब के बारे में ज़रा समझते हैं, क्या है लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी। देखिए पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य है लोगों को निष्पक्ष, खास वर्ड याद रखिए, निष्पक्ष, ठीक है। निष्पक्ष मतलब ना तो आप सरकार का पक्ष लीजिए ना आप जनता का पक्ष लीजिए, निष्पक्ष, सटीक, सही और सभ्य तरीके और भाषा में जनहित के मामले पर समाचार, विचार और टिप्पणियाँ प्रदान करना, ठीक है। समाचार देना, उनका विचार आप देखते होंगे एडिटोरियल आता है, टिप्पणी मतलब इनका जो इनके वक्तव्य हैं वो दरअसल क्या है, ये सारा पहुँचाना। प्रेस लोकतंत्र की एक अनिवार्य स्तंभ है, यानी अनिवार्य मतलब वही हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि जब तक आपके पास सूचना ही नहीं होगी तो आप लोकतंत्र का अभ्यास कहाँ से करोगे, तो अनिवार्य है मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है, तो होना ही होना है। यह जनता की राय को प्रसारित करता है और उसे आकार देता है। संसदीय लोकतंत्र मीडिया की निगरानी में ही फल फूल सकता है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, निजी टीवी चैनलों के आगमन के साथ ही मीडिया ने जीवन के हर क्षेत्र में मानव जीवन के और समाज की बागडोर हाथ में ले ली है। देखिए पहले तो सरकारी मीडिया और डीडी न्यूज़ वगैरह रहते थे, अब तो आप देखिए जब से इतने सारे प्राइवेट चैनल्स आए हैं तब से हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो खाना बनाने की बहुत सारी विधियाँ हों, कहीं घूमने वाली जगह हो, या विश्व में घटने वाली कोई भी घटना हो, रूस, यूक्रेन, दुनिया भर की चीज़ों के बारे में हम अवेयर हुए, तो कैसे, बिकॉज ऑफ आवर मीडिया। इसके बाद देखिए मीडिया चौथे स्तंभ में संतुष्ट नहीं है, इसने समाज और शासन में सबसे अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है। मीडिया मुखबिर, मुखबिर मतलब होता है जैसे पुलिस व्यवस्था में मुखबिर होते हैं जो मतलब एक तरीके से जानकारी देते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे मतलब होता है ना कि पुलिस को जानकारी देने वाले, मुखबिर उसको कहते हैं जो खबर देते। मुखबिर, मुख से बता के खबरिया जो होते हैं। मीडिया मुखबिर की भूमिका निभाते हुए प्रेरक भी है और नेता भी है। प्रेरक मतलब जो हमें प्रेरणा दे, और नेता मतलब जो हमें समझाए कि हमें वो सारी चीज़ें करनी कैसी हैं। तो दोनों ही काम जो है मीडिया करती है, ठीक है। और आगे देखते हैं जरा, अब इतना इम्पोर्टेंट है मीडिया, इतनी सारी चीज़ें हैं मीडिया के सामने, तो जरा समझते हैं कि क्यों मीडिया के सामने चैलेंजेस हैं। मीडिया के सामने क्या चैलेंजेस है, जबकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जबकि उसकी वजह से लोकतंत्र का इतना इस तरीके से अभ्यास संभव है, सूचनाओं की पहुंच संभव है। तो मीडिया से जुड़ी हुई अभी के समय में क्या क्या चुनौतियां हैं जिसको लेके जो स्कॉलर्स हैं, जो आलोचक हैं, वो समय समय पर अपनी मांग उठाते रहते हैं। जरा वन बाय वन समझते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इन नोट्स का भी, रूबरू का भी एक भी पीडीएफ आपके पास नहीं गया है, सो इफ़ यू वांट कि इसका पीडीएफ भी आपके साथ आपको ज़रूरत लगती है नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो आप मुझे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आई विल ट्राई कि आपके पास जो है इसका पीडीएफ भी पहुंच जाए, ताकि आप अगर आपको लगता है कि नोट्स मेकिंग की ज़रूरत है तो वहाँ से आप इसमें पीडीएफ वगैरह लेके फिर आप नोट बना लीजिएगा। इसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि यदि आप रूबरू में कुछ और एपिसोड्स या कुछ विशेष श्रृंखला देखना चाहते हैं, कुछ विशेष श्रृंखला के बारे में हम और आप समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। चलिए अब जरा मीडिया से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों की बात करते हैं। देखिए पहला है पेड न्यूज़, मीडिया ट्रायल, गैर मुद्दे, ठीक है। ये सब इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो मीडिया के प्रति लोगों का विश्वास है वो धीरे धीरे से कम हो रहा है। पेड न्यूज़ मतलब क्या? देखिए मीडिया की जिम्मेदारी थी सूचनाओं को पहुंचाना, तो लोगों ने क्या किया, मीडिया को ब्राइब कर दीजिए, मीडिया को लोगों ने पैसे दे दिए, यानी पैसे दे के मीडिया ने फिर वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। उसको कहते हैं पेड। पेड मतलब ऑलरेडी जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं, ऑलरेडी जिसके लिए आपको कुछ फैसिलिटी मिली है, वो सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी वजह से आप वो न्यूज़ दिखा रहे हैं। ऐसे किसी भी न्यूज़ को हम पेड न्यूज़ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी की तारीफ में, वाहवाही में छपी हुई खबरें, राइट। अब कहीं ना कहीं उन सूचनाओं के माध्यम से हमारे आपके विचार तो बन ही रहे हैं,
राइट। तो ऐसे न्यूज़ को हम कहते हैं पेड न्यूज़। पेड मतलब आपको उस समाचार को दिखाने के लिए आपके मीडिया हाउस को, मीडिया को पैसे दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा होता है मीडिया ट्रायल। देखो, ट्रायल मतलब होता है जो कोर्ट में की जाने वाली गतिविधियां हैं वो। देखिए क्या होता है कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी देश का कोई भी मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की है कि न्यायपालिका सुनिश्चित करे कि न्याय का पलड़ा जो है किस ओर झुक रहा है। अब जब न्यायपालिका उस दिशा में निर्णय लेती है तो वो सारे मुद्दों को देखती है, आपके सारे एक्ट्स को देखती है, सारे प्रोविजंस को चेक करती है, भारतीय दंड संहिता का हवाला लेती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स का हवाला लेती है। उसके बाद जाके सारे तथ्यों को, सबूतों को ध्यान में रखते हुए फिर तय करती है कि जो ये पर्टिकुलर चीज़ है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत, ताकि किसी भी पक्ष के साथ किसी भी लेवल पर कोई भी अन्याय नहीं होने पाए, राइट। और इसी हिसाब से जो है लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना हुआ रहता है। अब होता क्या है कि जनरली कोर्ट अपना फैसला सुना नहीं पाते, और जो आपकी न्यूज़ रूम की डिबेट्स हैं वो इस लेवल की डिबेट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं फैसला सुना देते हैं कि भाई यही सही है और यही होना चाहिए, राइट। इस वजह से क्या है, लोगों के ओपिनियन लंबे समय तक वो न्यूज़ वगैरह देखने से वैसे ही बन जाते हैं, और इस वजह से धीरे धीरे जो हमारा विश्वास है न्यायपालिका के प्रति या विधायिका के प्रति वो धीरे धीरे सीमित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पास्ट में जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो मीडिया ही उसमें ट्रायल चलाई पड़ी है। वो बताई जा रही है कि किसने किया, रिया चक्रवर्ती कल्प्रिट है या ये कल्प्रिट है या ये कल्प्रिट है। मतलब धीरे धीरे आप राय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या सही है क्या गलत इसके परे, क्योंकि हमारी आदत है सूचनाओं से उन सारी चीज़ों को, अपने विचारों को बनाना। दैट मीन्स कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अब उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं रहे हैं। और जब तक कोर्ट अपना फैसला लेगी तब तक मीडिया ने फैसला ले लिया। इस वे में क्या हुआ, लोगों का जो विश्वास है धीरे धीरे कोर्ट के प्रति कम हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपने चौथा स्तंभ कहाँ बना के रखा, राइट। तो मीडिया ट्रायल का मतलब मेरे ख्याल में आप समझ रहे होंगे। मीडिया ट्रायल मतलब जब मीडिया रूम ही डिसाइड कर ले कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि मीडिया का टोटल जो वे था वो क्या था, सूचनाओं को देना, विचार को परिवर्तित करना नहीं, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना, लोकतंत्र को खोखला करना नहीं। फिर देखिए कई सारे मुद्दे वो दिखाए जाते हैं जो गैर वास्तविकता के या गैर महत्व के होते हैं। अगर अभी आप देश की प्रॉब्लम्स देखें तो अभी हमारे इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस कम है, हमारे सामने पॉवर्टी है ना प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट है ना प्रॉब्लम, हमारे सामने कहीं ना कहीं देखिए माल नरिशमेंट, हंगर, आने वाली जो आपदाएं हैं, डिजास्टर्स हैं, वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें कितना कुछ अचीव करना है, जैसे खेलों की दुनिया में, जैसे इन्वायरमेंट के लेवल पे, जैसे टेररिज्म को कर्ब करने में। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम समाचार खोलते हैं तो जनरली आप देखते होंगे कि वो मुद्दे जो गैर महत्व के हैं उन पर ध्यान डलाया जाता है। इस वजह से ना तो सरकार को जनता की सही जानकारी और ना ही जनता को सरकार की कहीं भी सही जानकारी मिल पाती है। आप देखिए न्यूज़ हम खोल रहे हैं, वहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि लोगों की चोटी कट रही है, यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब गैर महत्व की चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं है लोकतंत्र का ताना बाना गढ़ने में। कभी बताते हैं कि जो है ये खाने से होगा चमत्कार, मतलब वो चीज़ें जो गैर महत्व की हैं। तो हाउ कम यू से कि जो मीडिया है ये ब्रिज बन रही है सरकार और जनता के बीच में। ना तो जनता को सरकार का पता चल रहा है और ना ही जो है सरकार को जनता का पता चल रहा है। तो हमने कैसे फिर हम सरकार को वापस से रिव्यू करेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत एक तरीके से हमारे लिए एक चैलेंज की तरह से उभर रही है, मीडिया के सामने चैलेंज की तरफ से उभर रही हैं। इसके साथ साथ देखिए इसी में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, फर्जी खबरें, पीत पत्रकारिता जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है, जैसे खबर वही रहेगी लेकिन उसको किस तरीके से, जैसे 1 मिनट में 100 न्यूज़, तो 100 न्यूज़ में आप देखेंगे न्यूज़ तो वही 2 ही 3 हैं, लेकिन तोड़ मरोड़ के खबरों को दिखाना, जैसे आग लगी जंगल में लगी आग, लगती रहती है आग। तो मतलब न्यूज़ तो एक ही ना, तोड़ मरोड़ के कितने तरीके से उसको दिखा रहे हैं। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के सनसनी खींच करके उस खबर को दिखाना, राइट। ध्यान से देखिए ये आदमी ये है वो है, तो सनसनी बना देना, मतलब सनसनी फैलाना तक जिससे कि उनकी टीआरपी बढ़ जाए। लेकिन क्या इसने मीडिया के उद्देश्य को फुलफिल किया, क्या इसने लोकतंत्र के उद्देश्य को फुलफिल किया? तो गवर्नेंस का कोर टॉपिक है मीडिया,
मीडिया, वहाँ पे याद रखिएगा मीडिया का जो मेन पार्ट है वो है टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर ऑफ द डेमोक्रेसी विच द मीनिंग इज टू इन्फॉर्म द सिटीजन अबाउट द गवर्नमेंट एंड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट अबाउट द सिटीजन। बट आप सनसनी फैला रहे हैं सो दैट कि आपकी टीआरपी बढ़े। तो इज दिस द ट्रू फेस ऑफ मीडिया? क्या हमने मीडिया से यही अपेक्षा की थी? इसके साथ साथ देखिए फर्जी खबरें, मतलब जिनका कोई सर पैर आँख नहीं है, उस तरह की खबरों को दिखाना, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए कई बार मीडिया के माध्यम से भय फैलाया गया, ठीक है। इवन हत्याएं हुई, मतलब हमें जब सही खबर ही नहीं पता चला कि खबर में आ रहा है अचानक कि जो है बाजार से नमक गायब, अब लोगों में डर हो गया, नमक ही खरीदे पड़े हैं, राइट। बाजार से प्याज हुई गायब, बट हुआ क्या कि इससे क्या हुआ, लोगों ने होल्डिंग करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से आप देखिए ना केवल सरकार को प्रॉब्लम बल्कि जनता को भी प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स जो है मीडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हैं। और देखिए क्या प्रॉब्लम है, दूसरा है वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता का अभाव, ठीक है। वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता का अभाव, वस्तुनिष्ठ मतलब होता है कि जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ना वस्तुनिष्ठ, जैसे एक ही बहुत सारे विकल्प हैं, राइट। तो जब वस्तुनिष्ठता होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिविटी होती है तो बहुत सारी चीज़ों पे गौर करते हैं, राइट। कि मतलब मीडिया ने सूचना दिखाई, सूचना के हर आयाम को कवर किया कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी इसका आयाम है, और उसके बाद फिर जनता से पूछा जाता है कि फिर तुम्हारे विचार क्या होंगे। तो जब वस्तुनिष्ठता ही नहीं होगी तो आप केवल एक आयाम को कवर करोगे, एक ही चीज़ पर फोकस करोगे, एक ही चीज़ दिखाओगे, तो फिर बताइए समाज में विविधता को कैसे आपने जो है सूचना दी कि विकल्प क्या क्या हैं। वस्तुनिष्ठता मतलब होता है हर विकल्पों की तहकीकात करना, हर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे आपको जाना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी इन द सोसाइटी। और ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पे यदि वस्तुनिष्ठता का अभाव है तो फिर ये एकता के लिए कहीं ना कहीं घातक है, फैचल है, ठीक है। और देखिए सनसनीखेज और उच्च टीआरपी दरों की खोज ने देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है, राइट। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे सनसनीखेज या मतलब कुछ ऐसा दिखा देना जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाए। जैसे मतलब एक आपने देखा होगा कि जैसे रेप के कोई इश्यूज़ हैं, अब ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, आप इनको सनसनी के नाम पे मतलब इस तरीके से दिखाना कि भाई बिल्कुल सनसनी मिल जाए या टीआरपी मिल जाए या आप किसी वैसी चीज़ को हाईलाइट कर दें, इससे क्या है सेंसिटिविटी कम हो रही है, राइट। मतलब समाज आपका चलता ही सेंसिटिविटी से है, और उस समाज में मीडिया जो कि सूचना लेके आ रही है वो इस तरीके से इमोशनलेस होकर जब काम करे जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कह भी रखा है। इसके अलावा देखिए जो ट्रायल कानून की मैंने भी आपसे बात की, तो इससे क्या होता है, न्यायपालिका, ट्रिब्यूनल्स या शासन प्रशासन में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता है। उनको लगता है जो हम रोज़ देखते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। तो हम रोज़ टीवी में देख रहे हैं कि अच्छा रिया नहीं है, ये कातिल है, ये कातिल है, ये कातिल है, तो हमें लगता है कि सब पूरा दुनिया ही कहीं ना कहीं कल्पिट हो चुका है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं विक्टिम की तरह पोर्ट्रे होते हैं। क्या दिखाते हैं कि देखो ना सब लुट गया, सब गरीबी, क्या सब कुछ खराब ही है, जो चश्मे से देखते हैं, क्या सारी दुनिया ही खराब हो चुकी है, राइट। इसके अलावा देखिए पेड न्यूज़, फर्जी खबरें, ये जनता की धारणा में हेरफेर करती हैं, यानी विचार ही हमारे उल्टे सुलटे बनने लगते हैं। इसके अलावा देखिए सोशल मीडिया तो एक अलग मुद्दा है, सोशल मीडिया पे आते हैं, अभी तो मीडिया पे ही रहते हैं, तो ये सब जो है मीडिया के समक्ष होने वाली कुछ चुनौतियां हैं। और देखिए दुष्प्रचार क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। देखो दो चीजें हैं, डिसइंफॉर्मेशन और एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन। देखो दो शब्द हैं, एक है डिसइंफॉर्मेशन, एक है मिस इन्फॉर्मेशन। क्या अंतर है दोनों में? मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपको कोई गलत खबर दिखा दी गई, बस उसका इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से वो गलत हो गया। जैसे सपोज करो कोई डेटा बता रहे थे कि 100 लोगों की इसमें मौत हुई और वहाँ पे 101 की हुई, तो वो हो गया मिस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे पर्पस गलत बताना नहीं था बट बाई मिस्टेक वो गलत हो गया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देखो मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है बेटा।
और देखिए जब हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन, तो डिसइंफॉर्मेशन मतलब कि जब उस खबर को दिखाने का ऑब्जेक्टिव ही मेरा ये था कि हमें गलत खबर ही दिखानी है, दुष्प्रचार ही करना है, तो उसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। तो देयर आर टू वर्ड्स, एक है मिस इन्फॉर्मेशन, एक है डिसइंफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन खराब नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन गलती से हो सकता है। डिसइंफॉर्मेशन मतलब जहाँ पे पर्पसफुली गलत चीज़ों को दिखाया जाए, राइट, यानी जानबूझकर झूठे बयान, तस्वीरें, गलत सूचना को विशेष रूप से दिखाना कहा जाता है आपका दुष्प्रचार है। और इसमें जो प्रौद्योगिकी है इसने बहुत जो है भूमिका निभाई है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें दिखाया जा रहा है कि सपोज करो ये जो है पर्टिकुलरली आपके भारत का देखो विकसित चेहरा, और उस विकसित चेहरे में अगल बगल पता चला इंडिया की न्यूज़ दिखा दिए और बीच में कुछ वीडियो डाल दिए हमारे विदेशों के, तो हमें लग रहा है अच्छा इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, राइट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ओनली कि इस तरह में जहाँ पे तकनीकी की हेल्प से या किसी और माध्यम से, ठीक है, ये दिखाया जाए कि यही सही इन्फॉर्मेशन है और लोग उस पर ट्रस्ट करें, तो उसको हम डिसइंफॉर्मेशन की श्रेणी में रखते हैं। तो देयर आर टू वर्ड, मिस एंड डिस। मिस मतलब जहाँ पर्पस गलत दिखाना नहीं था, पर्पस गलत सर्व करना नहीं था, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन जहाँ पर्पस भी गलत सर्व करना था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए पेड न्यूज़ क्या होता है। पेड न्यूज़ देखो, सबसे पहली बात तो ये न्यूज़ हैं जो व्यूज़ बना रहे हैं, ठीक, ये न्यूज़ हैं जो हमारे व्यूज़ बना रहे हैं, यानी ये जो समाचार है हमारे विचार बना रहे हैं। अब अगर यही समाचार बिके हुए आए तो फिर तो हमारे विचार भी कैसे होंगे, बिके हुए, राइट। मतलब ऐसा होगा कि हम लोग बन जाएंगे कठपुतली जिसकी डोर किसी और के हाथ में होगी, और ये डोर कौन है, मीडिया, इसको नचाने वाला कोई और, यानी किसी ने डोर को ही खरीद लिया जिससे हमारा जो है या जनता भारत की वो पपेट की तरह डांस करे। तो ऐसे को हम कहते हैं पेड न्यूज़, यानी जिनको व्यूज़ बनाना था वो व्यूज़ ही बिके हुए फॉर्मेट में इंडिया में आ रहे हैं, इसको कहते हैं पेड न्यूज़। और ये पेड न्यूज़ भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जरा समझिए पेड न्यूज़ मतलब क्या। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पेड न्यूज़ क्या है, किसी भी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, में नगद यानी कैश या किसी भी कीमत पर, ठीक है, आपको कोई फेवर दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, किसी भी तरीके का अल्योरमेंट जो मनी भी हो सकता है और अपार्ट फ्रॉम मनी भी हो सकता है, और इसके माध्यम से क्या करें कि आपको अल्योर कर दे, मतलब इस तरीके से लालच दे दे, और उसके बाद फिर आप क्या करिए, वही चीज़ें दिखाना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा जो पेड न्यूज़ का चलन हम देखते हैं वो देखते हैं आपके इलेक्शंस में। कहा जाता है इलेक्टोरल रैलीज़ में या इलेक्शन में, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे जो राजनीतिक दल होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नाम पे पेड न्यूज़ मतलब पैसे देके कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वो बहुत सारे वोट को कलेक्ट कर सकें, राइट। कई बार हमने देखा होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा कि सिंपैथी बनाने के लिए भी, मतलब किसी एक विशेष वर्ग के प्रति सिंपैथी बनाने के लिए भी पेड न्यूज़ जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपकी राय बनाने के लिए भी पेड न्यूज़ का सहारा लिया जाता है, जहाँ पे पैसे देकर वो दिखाए जाए और उसके बाद उस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि जो हमारे विचार हैं वैसे ही बनने लगे। लेकिन इससे तो फिर लोकतंत्र का मूल उद्देश्य सर्व नहीं होगा ना। लोकतंत्र का जो मतलब मूल जो ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और जनता के लिए शासन तो तब सुनिश्चित होगा जब जनता तक सही सूचना होगी, और सही सूचना होगी तभी तो जनता अपने विचार बनाएगी। लेकिन जब इलेक्शन ही इस तरीके से होंगे तो इलेक्शन ने तो इमोशन के साथ प्ले कर दिया, तो हाउ कम यू सिलेक्ट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेसेस व्हेन वी डोंट हैव द राइट इंफॉर्मेशन विद अस टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट, इजंट इट। तो ये हो गया पेड न्यूज़। और पेड न्यूज़ की चुनौतियाँ देखिए तो पेड न्यूज़ अनिवार्य रूप से इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कारपोरेट समूह का वर्चस्व हो जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले के टाइम में कहा जाता था पत्रकार या जो मतलब मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो झोला लेके चलते हैं, न्यूज़ वगैरह लिखते रहते हैं। अभी तो बड़े से बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उन पे भी ऐसे आरोप लगते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के अपने मीडिया चैनल से, और प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, हाउ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो उस क्रम में गलत इन्फॉर्मेशन जाना है, जो भी जाना है उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। और वहीं जब हम पत्रकारिता देखें तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है पीपल, यानी जो एक लोग ऐसे हैं जो पीपल सेंट्रिक हैं और एक लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट सेंट्रिक हैं।
अब क्योंकि प्रॉफिट सेंट्रिक वाले न्यूज़ दिखा रहे हैं तो फिर वो पीपल पे ध्यान क्यों रखें, राइट। यानी कि जो कॉर्पोरेट है उनके लिए सबसे ऊपर कौन है, प्रॉफिट। सरकार के लिए सबसे ऊपर कौन, पीपल। इनके लिए पीपल सबसे नीचे। तो भाई जब पीपल सबसे नीचे है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों तक सही सूचना जा रही है, गलत सूचना जा रही है। तो ज़्यादातर इस पर कॉर्पोरेट समूह का वर्चस्व है। यह जानकारी ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे ये स्वतंत्र रूप से और वस्तुनिष्ठ रूप से तैयार की गई हैं, लेकिन इसके लिए भुगतान किया जाता है। बट ऑब्वियस बात है कि कवरिंग या पैकेजिंग ऐसे करके दिखाई जाती है जिससे आपको यही लगेगा कि यही सही समाचार है। इसके साथ साथ देखिए, सत्य की खोज के बजाय व्यावसायिक विचारों पर जोर दिया जाए। व्यावसायिक विचार मतलब जिससे सामने वाले का भला हो, सत्य वगैरह आपको नहीं। अभी हमने देखा मीडिया का मेन मतलब क्या था, निष्पक्षता। मीडिया को कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और यहाँ पे निष्पक्ष का मतलब क्या है, जो सही है सही, गलत है तो गलत, कटु सत्य है तो कटु सत्य भी दिखा दीजिए। ये तो तय करना उनका काम होगा जो उस न्यूज़ को देख रहे हैं, राइट। और देखिए, राजनेताओं और राजनीतिक दलों पर पेड न्यूज़ लोकतांत्रिक आदर्शों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक को नष्ट कर देती है, जिसका नाम है वोट की शुद्धता। देखिए, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सही पद पे सही व्यक्ति का चुनाव होगा, राइट। लेकिन जब हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि इनमें से सही व्यक्ति है कौन, तो कई बार क्या होता है कि पेड न्यूज़ का सहारा लेके लोग वोट को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं वोट हमारे बिक जाते हैं, राइट। और ये बिके हुए जो माल होते हैं, कहते हैं ना बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो बस वही लोकतंत्र में बिके हुए माल वापस नहीं होते, जो धीरे धीरे लोकतंत्र को खोखला कर देते हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन देखिए, तो जब मीडिया स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाए, खासकर चुनाव अभियानों के दौरान, तो उन प्रक्रियाओं को कमज़ोर करता है जो लोकतंत्र को बनाए रखने, मजबूत करने के लिए होती हैं। पेड न्यूज़ में अक्सर काला धन यूज़ होता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आप सामने से तो बता नहीं देंगे कि भाई ये न्यूज़ हमने खरीदी हुई है, देखो हम खरीद के या अपने फेवर में चलवा रहे हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें काला धन यानी ब्लैक मनी का यूज़ होता है। तो जिस ब्लैक मनी को निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन भी कर दिया, जिस ब्लैक मनी को निकालने के लिए कहीं ना कहीं नोट बदल भी दी गई, और इसके बाद भी ना रुके, तो सोचिए फिर कैसे ही काम चलेगा। इसके बाद देखिए, बात करते हैं हम सोशल मीडिया की। अभी तक हम जिसकी बात कर रहे थे वो तो था हमारा मीडिया, और मीडिया में हमने देखा एक मीडिया हो गई आपकी प्रिंट मीडिया, जो समाचार वगैरह आप पढ़ते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप मन की बात सुनते हैं ना, सुनते हैं, करते थोड़ी हैं, ठीक है। तो मन की बात जो हम लोग सुनते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है वो सब आपका हो जाएगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट। जरा बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखिए, कहा जाता है मतलब लोकतंत्र में ऐसा कहते हैं कि जब जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता ना, तो जनता सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेती कि बस बस बहुत हो चुका, अब हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत। तो सोशल मतलब समाज, और समाज जब खुद मीडिया बन जाए तो क्या हो गया, सोशल मीडिया। मतलब ऐसा समझिए कि जब जनता ने कहा रहने तो अब हम खुद तहकीकात करेंगे कि कितना सही कितना गलत, और हम तय करेंगे कि क्या किस तरीके से कैसे क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो वो जो प्लेटफॉर्म हुआ वही हो गया सोशल मीडिया, ठीक है, जहाँ जिसने हम सब लोगों को पत्रकार बना दिया। हम सब लोग जाके ट्वीट कर देते हैं ना, हम सब लोग जो है फेसबुक पे लिखते हैं ना, या व्हाट्सएप करते हैं ना, तो वहाँ पे अपने विचार ही तो भेजते हैं, भले वो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज ही हो कि भाई सत्य बोलना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो सब है क्या, सोशल मीडिया एक हमें प्लेटफॉर्म दिया जिसने आम आदमी को भी कहीं ना कहीं क्या बना दिया, पत्रकार, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जब शक्ति का इस तरह से मानिए, जब शक्ति इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्या शक्ति में निरंकुशता आने की संभावना नहीं रहेगी, क्या शक्ति में प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहेगी, क्या शक्तियाँ चुनौतियाँ तो नहीं उत्पन्न कर देंगी। ये मुद्दा क्या है, जरा अब इस पे आते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो पहले देखिए, सोशल मीडिया क्या, बिल्कुल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, समाज और व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव डालता है। सोशल मीडिया ने लोगों के वेब पर संवाद करने, मेल जोल बढ़ाने के तरीके में बिल्कुल क्रांति ला दी है। व्यवसाय, राजनीति, समाजीकरण सब पर सकारात्मक के साथ साथ खैर नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो साइबर मतलब या कह लीजिए सोशल मीडिया, जिसने हर आदमी को पत्रकार बना दिया, हर आदमी तक सूचनाओं की पहुंच है, और हर आदमी सूचनाओं को पहुंचाने का काम भी कर रहा है, राइट। कि जहाँ पे एक एक छोटी सी घटना होती है, लोकल मुद्दा भी ग्लोबल बन जाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट। आप देखिए, मणिपुर की हिंसा, और कहीं ना कहीं पूरे भारत में इसको लेके बातें हो रही हैं। तो इस पूरे भारत में इस प्रसार के पीछे जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया नहीं है। इवन आपने देखिए कोई भी मुद्दा आप XYZ उठा के देखें तो
लोग उस पर अपनी राय रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सरकार की नीतियों पर बात होती है, कैसे होती है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एक माध्यम तो जरूर मिल गया है, वो माध्यम है सोशल मीडिया, राइट। तो इसने क्या किया, इसने सूचनाओं का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्री मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, किसका, इन्फॉर्मेशन का, जहां हर आदमी को इन्फॉर्मेशन की एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट ऑन अ क्लिक, आप एक क्लिक पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं। ये किया आपके सोशल मीडिया में। लेकिन अभी देखिए सोशल मीडिया के उदय को लेके इसने क्या किया, सूचना के पहुंच का लोकतांत्रिकरण कर दिया। इसने जानकारी पर मुट्ठी भर निजी कंपनियों, उनके अरबपति मालिकों और कुछ वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता समूहों के साथ साथ शक्ति केंद्रित भी कर दी। देखिए एक ये डाइकोटॉमी है, द्वंद्व है। कुछ लोग कहते हैं इसने लोकतंत्र को मजबूत किया, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण नहीं किया बल्कि इसने केंद्रीकरण किया है। कैसे, देखो कई बार हम वही सूचनाएं फॉरवर्ड करते हैं, सूचना पहले हमें मिले तो तब तो हम उसको फॉरवर्ड करें। आप देखिए जिस तरीके से अभी मीडिया या सोशल मीडिया का रोल है, हम किन इन्फॉर्मेशन की तरफ भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन इन्फॉर्मेशन की तरफ जो कुछ लोग हमें दिखाना चाहते हैं। क्या हम उसके बियॉन्ड जाके कभी सोचने की कोशिश करते हैं? नहीं। जैसे सपोज करो कि रील कल्चर अभी बहुत ज़्यादा वायरल है, एवरीबडी इज़ गोइंग टूवर्ड्स रील, कि सबको रील बनानी है, राइट। रील किस लिए, कौन से, हो सकता है कोई लेट्स से कि रील, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए कोई गाना बहुत हिट हो रहा है, कोई मूवी आ रही है। अब मूवी, बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रोड्यूस करने वाले तो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं। अब उनको अपने मूवी को हिट कराना है, तो हिट कब होगा, कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है। अब उस गाने की रील बनाना, रील को वायरल करना शुरू कर दीजिए, तो जनरली क्या होगा, जब भी आप खोलेंगे तो आपको वही रील दिखेगा और बहुत सारे लोग आपको उसी कच्चा बादाम और ये सारी जो रील्स है उस पर डांस करते हुए दिख जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जरूर, लेकिन उन सूचनाओं को जो हमसे कॉर्पोरेट जगत पहुँचवाना चाहता था, राइट। तो हमने खुद से वस्तुनिष्ठता नहीं दिखाई, हमने खुद से ऑब्जेक्टिविटी नहीं लाई, हमने खुद से इंटीग्रिटी नहीं समझी, ऑनेस्टी नहीं देखी, बल्कि ब्लाइंडली उसको फॉलो किया। तो क्या इसको सही मायने में लोकतंत्र का हम विकेंद्रीकरण कहेंगे, या इसने लोकतंत्र का केंद्रीकरण कर दिया, या इसने सूचनाओं को केंद्रीकृत करके रख दिया? तो नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सोशल मीडिया, क्या सच में इसने विकेंद्रीकरण किया भी है, या हम मार्क्स के शब्दों में कहें कि दुनिया को उल्टा तो नहीं देख रहे हैं कि जिसने केंद्रीकरण किया, मतलब विकेंद्रीकरण किया, ये कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की शुरुआत है। और देखिए दुनिया भर में अरबों नेटिजन्स अपनी पसंद की सामग्री की खोज में पत्रकारों, संपादकों जैसे सूचना के पारंपरिक क्यूरेटर को दरकिरार करने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। इसके साथ साथ देखिए सामग्री के उपभोक्ता ही नहीं है बल्कि इसके निर्माता और प्रसारक भी हैं, राइट। पहले क्या होता था कि जो मीडिया हमें परोसती थी बस अब वही सूचनाएं देख लेते थे। अब हम केवल सूचना के उपभोग करने वाले उपभोगकर्ता नहीं हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेज भी रहे हैं, हम खुद सूचना बना रहे हैं, राइट। तो अब हम केवल और केवल उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि क्या है कि हम सूचनाओं के जनरेटर भी बन चुके हैं। इसके बाद देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो अत्यधिक उदार है, यह आम नागरिकों को भी किसी नीति, अधिनियम या अध्यादेश के संबंध में अपने विचार रखने की अनुमति देता है। अब आप में से कोई भी, हम में से कोई भी किसी भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने विचार रखते हैं। अब देखिए कि जैसे इंडिया के लोकतंत्र की बात करें तो हमारे यहाँ तो हम पीएम को भी नहीं छोड़ते, लोग प्रधानमंत्री को भी जाके पप्पू गप्पू और ये सारी चीज़ें लिख के अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ही देते हैं, राइट। कभी आपने देखा होगा कि लोग नौकरी की मांग करते हैं, कहीं शिक्षा की मांग करते हैं, तो किसके माध्यम से, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देखिए लोग ट्वीट कर देते हैं कि हमारे शहर में नाला खुदा हुआ है और ये सारी कुछ, और उस पर जो है जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कई बार संज्ञान लेते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसने ये भी किया कि अपनी जो बातें हैं इसको आम नागरिक पहुंचा सके। फिर देखिए सोशल मीडिया लोगों को अपने नेताओं से सीधे संवाद करने की अनुमति भी देता है। जैसे माई गव नाम का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने विचारों को सीधा गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। कहीं इवन यहाँ तक है कि जो मन की बात में इश्यूज उठाए जाते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, वो माई गव से ही लिए जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप अपने मन की बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जनता की राय को आके बढ़ाता है। यही काम तो मीडिया का था कि जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक लेके आए, तो ये काम भी यही कर रहा है। इससे लोकतंत्र पर पारदर्शी और मजबूत बनता है। ट्रांसपेरेंसी तो इंश्योर हो ही रही है। तो ये एक एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का।
देखिए, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की बात करें आपके सोशल मीडिया के पहले सकारात्मक की बात करें तो ये ताकत है कि आवश्यक बदलाव होना चाहिए और आवश्यक बदलाव के लिए लोगों को सरकार को बाध्यकारी भी करता है, राइट। कोई भी छोटी से बड़ी छोटी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम, मैंने पहले आपको कहा ना कि लोकल मुद्दे ग्लोबल बनना जाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ग्लोबल बन गए, क्षेत्रीय मुद्दे वैश्विक बन जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अरब स्प्रिंग के दौरान समाचारों का महत्वपूर्ण स्रोत बना। फिर देखिए, इसने कई मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में, जैसे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस थे, धारणाएं, जिसको लेके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठी। जो निर्भया वाला केस था, उसमें एक स्वर में, एक मुखर शब्द में जो देश के लोग जागरूक हुए, या अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, भ्रष्टाचार, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो मुद्दा है, उसको इतना बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया ने हेल्प की। सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के अन्य हिस्सों को करीब ला दिया, यानी इसने ग्लोबलाइजेशन को सही मायने में सशक्त किया, जहाँ पे पूरा विश्व ही अब एक गांव है। व्हाट्सएप ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, व्हाट्सएप पे लोगों के ग्रुप बने, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और ये सारे कॉलेज ग्रुप्स बनते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स बनते हैं। आपके ग्रामीण लोगों के लिए तो बहुत हैंडी हुआ व्हाट्सएप, जिसने कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को जोड़े रखा, गाँवों को जोड़े रखा, यानी एकता की भावना जो हमारी प्रस्तावना में लिखी ना, एकता और अखंडता, तो उसको इंश्योर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर देखिए, सोशल मीडिया का ये तो सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक प्रभावों की भी जरा हम और आप चर्चा करें तो इसने कहीं ना कहीं गोपनीयता को बिल्कुल ख़राब कर दिया। सूचना का अधिकार, इंटरनेट धोखाधड़ी, है ना, पता ही नहीं चलता कि कब हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, राइट। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गोपनीयता का मुद्दा, वो सोशल मीडिया के थ्रू इसमें प्रॉब्लम आई। बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर सांस्कृतिक संचार की अनुमति देकर दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दिया है। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोकल मुद्दे हो गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के लोगों का घर है। जब ये मान्यताएं आपस में टकराती हैं तो परिणाम अप्रिय होते हैं। देखिए, भारत की जो कह लीजिए विशेषता है, हमारे हिंद की विशेषता है, वो है अनेकता में एकता, जहाँ पे हम सब लोग को एक्सिस्टेंस को फॉलो करते हैं, सब साथ में रहते हैं और साथ धर्म सहिष्णुता को अपनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको लेकर हर किसी की जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि पहले क्या होता था कि जनरली लोगों को पता भी नहीं चलता था। अभी क्या है कि बड़े आराम से लोग अपनी बातें वगैरह रख लेते हैं, और रखने के बाद कई बार इन कॉमन मुद्दों को लेकर टकराव हो जाते हैं, विचारों के टकराव हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत की एकता अखंडता में बाधा पहुंचाते हैं। और देखिए, इसमें सोशल मीडिया एक निश्चित विश्वास पर एक टिप्पणी या राय की आग की तरह फैलती है, जिससे दंगे और विनाशकारी रैलियां भी होती हैं। ये हमने कई बार न्यूज़ वगैरह में आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वो खबर वायरल होने लगी, लोगों ने उसके नाम पे लड़ लिया, दंगे भी हो गए, ठीक है। अब आते हैं फेक न्यूज़ का प्रसार कैसे होता है। क्या आप अभी के टाइम में तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं ना कि बिना जाने पहचाने आप उस न्यूज़ को फॉरवर्ड मत करिए, राइट। तो फेक न्यूज़ का प्रसार कैसे होता है, एक्सपेंशन कैसे होता है। यहाँ पे क्या है, सूचना के हम उपभोक्ता तो है नहीं, हम तो निर्माता भी हैं। अब क्योंकि ये जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो कैसी हैं, निःशुल्क, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, डेटा लगता है। निःशुल्क सेवा ने हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार जो उनका मन कर रहा है, किसी ने बोला कोविड के समय सेंधा नमक खा लो तुम्हारा कोविड ठीक, राइट। तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पोस्ट करने सुविधा दे दी है, और इस प्रकार जंगल में आग की तरह फैलने वाली फर्जी खबरें भी वैसे ही फैल जाती हैं। वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कभी कभी नकली समाचार उत्पन्न होते हैं। क्या है कि अभी के टाइम में लाइक कल्चर, लाइक दे दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, उस वजह से लोग कुछ भी दिखाते ताकि हमारे पे कमेंट्स बढ़ जाएं। कई बार जानबूझ के मूवीज़ वगैरह में इसलिए मुद्दे खड़े किए जाते हैं कि कम से कम मतलब उल्टी सुलटी बातें ही करोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे तो हमारे कमेंट बढ़ाओ बस, ठीक है। तो शेयर तो करोगे कि देखो ना ये क्या दिखा रहा है, इस वजह से हमारी शेयरिंग तो होगी, कमेंट्स तो होंगे, इसी वजह से लोग उसको दिखाए पड़े हैं, ठीक है। सबसे आम फर्जी कहानियाँ राजनीति के इर्द गिर्द घूमती हैं और समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रिंट या टेलीविज़न मीडिया की तरह कोई नियामक भी नहीं है, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है लाता है। कहा जाता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, राइट। कि अगर मान लो कोई नियंत्रक ही नहीं होगा ना, तो फिर तो उसमें प्रॉब्लम आना लाजमी सी बात है। यही है सोशल मीडिया के साथ कि कोई रेगुलेटर ही नहीं है जो इनको रेगुलेट कर सके। और फिर सोचिए, इतनी बड़ी जनता को रेगुलेट भी कौन करेगा, ये तो वॉलंटरी है।
अगर हम और आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो कौन हमें जागरूक करने आएगा। हम सब लोग इस समस्या को समझते हैं और इसके बाद भी यदि हम उसको ना सुधारें तो हु इज़ गोइंग टू रिफॉर्म अस, क्योंकि ये हम भारत के लोगों का संविधान है, हम भारत के लोगों ने ही बनाया है, इसलिए सुधरना भी हमें होगा, हमें बनाना होगा ना। तो इसके अलावा देखिए और चुनौतियों की बात करें तो कई बार अमानवीय विभत्स साइबर जो हमले हैं वो सोशल मीडिया में शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कोरोना महामारी के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा इंटरनेट पर अधिक समय बिताने से दुनिया भर में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ देखिए मौजूदा कानूनों का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन भी अच्छा नहीं है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन भी सही नहीं है जो सोशल मीडिया वगैरह को रेगुलेट कर सके। आमतौर पर पीड़ितों या व्यक्तियों के लिए शिकायत दर्ज करना और आगे बढ़ना आसान नहीं है। अभी भी आप देखिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए मुद्दों के लिए ना तो हमारे पास कोई विशेष पुलिस स्टेशन हैं जो साइबर क्राइम्स को डील कर सकें, ना हमारे पास ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उस डायरेक्शन में यथासंभव जो है लोगों की मदद कर सकें। और इस वजह से साइबर क्राइम्स का इतना बड़ा जाल बैठता जा रहा है इंडिया में, जो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के निकला है, क्योंकि उसको सुधारने वाले कोई है नहीं, उसमें मतलब उसको रिफॉर्म करने वाले हैं नहीं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। फिर देखिए बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की। इसमें जो बेसिकली हमें देखना है वो है सेक्शन 66A। शासन जो IT अधिनियम 66A है, ये आपका सूचना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मीडिया से जुड़ा मुद्दा है। ये IT एक्ट 2000 है। ये क्यों लाया गया था? देखिए IT एक्ट 2000 भारतीय संसद द्वारा 2009 में अधिनियमित किया गया था। ये साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत में एक प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मंजूरी देने, ई गवर्नेंस को सक्षम करने, साइबर अपराध को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस कानून के तहत भारत में स्थित कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए विदेशी नागरिकों पर भी आरोप लगाया जा सकता था। प्लीज फोकस ऑन दिस कि इसके माध्यम से विदेशी नागरिकों पर भी आरोप लगाया जा सकता था। विभिन्न अपराधों और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करता है। यह डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता भी देता है। यही वाला एक्ट आपका। इसमें देखिए कुछ खामियां हैं। क्या क्या खामियां हैं? अभी इसमें सेक्शन 66A की भी बात करते हैं। सबसे पहला तो है पारदर्शिता की कमी। धारा 69A जो इसी की धारा है, सरकार को किसी भी जानकारी तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को निर्देश जारी करने की शक्ति देती है, जिससे वह अन्य बातों के अलावा भारत की संप्रभुता, मेन बात जो हमें सोवरेनिटी जिसको इंश्योर करना है, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। फिर देखिए गोपनीयता की प्रॉब्लम। IT अधिनियम भी गोपनीयता के मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या ही गोपनीयता की थी, इसको ये संबोधित ही नहीं करता। गोपनीयता अब एक मौलिक अधिकार है, यानी मेरी जो प्राइवेसी है, निजता का अधिकार तो मेरा मौलिक अधिकार है, और कानून को विशेष रूप से गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बारे में ये जो कानून है डिस्कस नहीं करता है। इसके अलावा देखिए साइबर सुरक्षा की खराब सुरक्षा। भारतीय IT अधिनियम में एक साइबर सुरक्षा कानून नहीं है। साइबर सुरक्षा को लेकर जुड़ा हुआ एक कानून ही नहीं है, और इसलिए यह साइबर सुरक्षा की बारीकियों से निपटता नहीं है। भारतीय नागरिक डेटा उल्लंघन और गोपनीयता उल्लंघन के कई मामलों के शिकार हुए हैं, जैसे आपको याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला घटना। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो IT अधिनियम 2000 की हैं। इसी क्रम में जो IT एक्ट है, IT एक्ट से जो सेक्शन 66A है उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो पहले जो सेक्शन 66A में एक्चुअली ये श्रेया सिंघल का मुद्दा है। श्रेया सिंघल का मुद्दा है, ये 2015 का मामला है। ठीक है, इसमें जो है 66A को हटा दिया गया। इसमें क्या था कि देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है राय को व्यक्त करना। अगर कोई पर्सन अपनी राय को दे रहा है तो वो आर्टिकल 19 का अभ्यास कर रहा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। वहीं 66A में कुछ बातें लिखी हुई थी। 66A में लिखा था कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कुछ ऐसा लिख रहा है जो ऑफेंसिव है, कुछ ऐसा लिख रहा है जिससे एनोवेंस क्रिएट हो रहा है ना, एनोवेंस हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है, देश की अखंडता एकता जा रही है, डेंजर किसी तरीके का भी क्रिएट हो रहा है। देखिए शब्द कैसे लिखे हैं, एनोवेंस क्रिएट हो रही है, डेंजर क्रिएट हो रही है, इंटीग्रिटी जा रही है, इंसल्ट हो रही है, इंजरी हो रही है या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है,
तो ये जो सरकार है, मतलब तो सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 66A जो सेक्शन 66A है IT एक्ट का, उसमें मेंशन था, राइट। तो कैसे हो सकता है, मतलब अगर आप फिर से रिकॉल करें तो इसमें ये था कि यदि कोई सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ पोस्ट कर रहा है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, डेंजर हो रहा है, एनोयंस क्रिएट हो रही है, ऑफेंसिव चीज़ें लिखी हैं, इंसल्ट हो रहा है, किसी की इंजरी हो रही है, तो फिर सरकार एक्शन ले लेगी, ठीक। अब कोई पर्सन अगर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, विचार अभिव्यक्ति कर रहा है, तो यानी वो अपने मौलिक अधिकार का अभ्यास कर रहा है। अब यानी मौलिक अधिकार अभ्यास करा तो अधिकार बढ़ा। यहाँ पे अगर सरकार एक्शन ले ले, सरकार का एक्शन ये किस कॉन्टेक्स्ट में ले रही है, 66A, ठीक है। तो यानी सरकार बढ़ी या अधिकार बढ़ा, लोक बढ़ा या तंत्र बढ़ा, यही पूरा मुद्दा था। इसमें हुआ क्या, याद होगा आपको, मुंबई में जब महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, तो उस समय जो महाराष्ट्र में उनको लेके शिवसेना जो है बंद की बात कर रही थी, वहाँ पे महाराष्ट्र बंद और ये सारा कुछ चल रहा था। ऐसे में दो लड़कियों ने जाके जो है सोशल मीडिया पे ये कमेंट कर दिया था फेसबुक पे, अपने फेसबुक पे, उनका अपना निजी फेसबुक, जिस पे उन्होंने जाके अपने विचार किए और अपने अभिव्यक्ति की कि इस तरह का जो है बंद नहीं होना चाहिए, अगर किसी के भी मरने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी चीज़ें हैं वैसे ही चलती रहनी चाहिए। इस चीज़ को ट्रीट किया गया सेक्शन 66A में और उनको जेल में डाल दिया गया, ये कहते हुए कि इन्होंने कहीं ना कहीं 66A के तहत इनको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई, इनकी वजह से इंसल्ट हुई, राइट। तो अब देखो, एक तरफ बात है आर्टिकल 19 की जो राय की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, दूसरी तरफ बात है 66A की जो कहीं ना कहीं सरकार को अधिकार देती है कि भाई तुम इसको रोको। पूरा मुद्दा पहुंचा आपके सुप्रीम कोर्ट में। श्रेया सिंघल का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोकतंत्र का अभ्यास तो तुम तब करोगे जब तुम सही अपने हिसाब के विचार करो और उसकी अभिव्यक्ति करो। यदि आप विचार ही नहीं रख पाएंगे, आप कैसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे कोई पर्सन अपने विचार ही नहीं दे पाएगा, जो और कहीं ना कहीं जो हम और आप वोट देते हैं वो कहीं ना कहीं अपना विचार ही तो देते हैं। तो जब मैं विचार ही नहीं दे पाऊंगी तो एंड हाउ कैन एक्सरसाइज माई डेमोक्रेसी। और ये कह के 66A को हटा दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया है, ठीक। अभी एक चीज़ जो आपको और देखना है कि अभी हाल ही में IT एक्ट में संशोधन किए गए हैं, तो इसको जो है फरवरी, यहाँ पे मैं आपको सादे पेज में दिखा देती हूँ। IT एक्ट 2021 आया है, अमेंडमेंट एक्ट है, IT एक्ट अमेंडमेंट 2021, इसको फरवरी में लाया गया है, न्यूज़ में था, ठीक है। IT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 इसको लाया गया है। इसमें क्या है कि कुछ नए रूल्स सेटअप किए गए हैं और नए रूल्स सेटअप किए गए, कुछ हम चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि इसमें है क्या चीज़ें। तो अभी जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले तो इसमें इंटरमीडियरी की बात की गई है। इंटरमीडियरी मतलब जिसके थ्रू आप जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कनेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट मतलब जैसे आप अपने दोस्त को मैसेज भेजें तो किस प्लेटफॉर्म से भेजें, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप से भेजा तो व्हाट्सएप क्या हो जाएगा, इंटरमीडियरी। सेम वे सपोज करो आप किसी पर्सन से कोई बात कर रहे हैं, मान लो फेसबुक पे कोई फ़ोटो भेज रहे हैं तो फेसबुक क्या हो जाएगा, इंटरमीडियरी, राइट। तो इसमें दो चीज़ों की बात की गई है। पहला कहा गया है इंटरमीडियरी की, अब इंटरमीडियरी में दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है 50 लाख से कम, यानी वो इंटरमीडियरीज जिनके पास 50 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए रूल्स है, और कुछ ऐसे इंटरमीडियरीज हैं जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए जो है अलग जो है पूरी नीतियाँ हैं, ठीक है। तो दो तरह के इंटरमीडियरीज में ये इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो बट ऑब्वियस बात है कि क्या सरकार इस पर निर्णय लेने का सरकार को अधिकार है? जी बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि IT एक्ट सरकार को ये अधिकार देता है कि जो है वो मतलब इस तरह की चीज़ें देखे, गाइडलाइन इशू करे, कहीं ना कहीं निजता का जो अधिकार है जनता का वो इंश्योर हो सके, या कह लीजिए कि जो सरकार देखे प्रभुता वगैरह है पर नहीं उड़ी, तो इसलिए सरकार को ये पूरा राइट है। और अपने इस राइट का एक्सरसाइज करते हुए सरकार अभी संशोधन लिखे है IT एक्ट 2000 में। तो IT एक्ट ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 का, जिसमें सबसे पहले इंटरमीडिएट को डिफाइन किया गया, क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में। एक वो जिनके पास 50 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं और एक वो जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है।
तो सरकार से भाई पूछा गया कि भाई सरकार तुम ये बताओ कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो उन्होंने बोला कि देखो धीरे धीरे जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स है ना, इनका रोल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स आते जा रहे हैं। जैसे सरकार ने जो डेटा दिया उसके हिसाब से यूट्यूब पे लगभग 44.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, अभी हाल में। इसके अलावा जैसे व्हाट्सएप की बात करें तो लगभग 53 करोड़ लोग हैं जो व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं। इसके साथ जैसे ट्विटर की बात करें तो 1.75 करोड़ हैं जो ट्विटर एक्सेस करते हैं। तो ऐसे में जब भारत की बहुत सारी जनता इन इंटरमीडिएट्स का यूज़ कर रही है तो बहुत ज़रूरी है कि इनको लेके कुछ दिशा निर्देश तय किए जाए, कुछ रूल सेट किया जाए ताकि जो है इस डायरेक्शन में काम हो सके। तो खैर 2 भागों में इसको पहले बांटा गया कि 50 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं, 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक। तो पहला वो रूल बनाया गया जो दरअसल दोनों पे लागू होगा, यानी अगर 50 लाख सब्सक्राइबर हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि आपके ऊपर जो भी कानून लागू होगा, जो भी कानून आपके ऊपर लागू होगा, आपको उसको मतलब मानना ही मानना होगा, आपको उस लॉ का कॉम्प्लाइंस करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको मान लो कि कोई कंप्लेन कर देता है, कुछ भी ऐसा मतलब इंटरमीडिएट को ऐसा शिकायत मिलती है कि कोई ऐसी सूचना पोस्ट कर दी गई है फेसबुक पे या उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे या उनके उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जो जिससे वीमेन को लेके या चाइल्ड को लेके या देश की संप्रभुता को लेके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जिम्मेदारी होगी उस इंटरमीडिएट की, उसको 24 घंटे में वो सूचना हटानी पड़ेगी। इसके साथ साथ कोई भी इंटरमीडिएट होगा उसको भारत में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। मतलब किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन को कोई भी ग्रीवांस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट है ना, जैसे आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, ये सब इंटरमीडिएट हैं, इनको उसको सॉल्व करने के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाली गई कि भाई तुम जो है इसको तुरंत हटाओगे। और जितने भी अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है, अगर इसकी सूचना आपको मिल जाती है तो उसको भी आपको काम करना होगा। तो ये तो हो गया उनके लिए जिनके 50 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं। मान लो अगर आपके सब्सक्राइबर 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या है इसमें, देखिए कई सारे जो है क्लॉजेस रखे गए हैं। जैसे पहला इन्होंने कहा कि आपको एक जो है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर बनाना होगा, ठीक है। अगर आपके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, जैसे आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो पहले तो इनको एक जो है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर बनाना होगा, जो वैसा पर्सन होगा जो भारत में रहे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए उसको, ठीक है। ये होता है आपका चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। दूसरा देखिए इन्होंने बोला एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बनाओ जो 24/7 अवेलेबल हो, ताकि वो सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके। तो एक नोडल पर्सन बनाने की बात की गई है। पहला चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, उसके बाद एक होगा आपका नोडल ऑफिसर जो कहीं ना कहीं इन दोनों को, मतलब जो नोडल ऑफिसर होगा उसको 24/7 होना होगा, और ये भी कहीं ना कहीं रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। इसके साथ साथ आपको एक ऑफिस बनाना होगा जो है कहीं ना कहीं रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी होगी, वो उन लोगों को ही जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, मतलब जिनके भी 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको एक रिपोर्ट लानी होगी कि उन्होंने कितना, जो मतलब कंप्लाइंस ऑफिसर बना दिया, सब कुछ किया, तो आपने मंथली कितना किया। तो इनको एक रिपोर्ट बनानी होगी जो मंथली रिपोर्ट होगी, यानी पर मंथ आपने कितना कंप्लाइंस किया है इसको लेकर। इसको जो सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो हो रहा है इसको लेके कि इसमें एक क्लॉज डाल दिया है सरकार ने, ये कह के कि जहाँ से इन्फॉर्मेशन चली है ना, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ए थी, वही इन्फॉर्मेशन ए फिर बी वाले फ़ोन में चली गई, फिर कहीं और चली गई, फिर कहीं और चली गई, और मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन फेक है, ठीक है। तो सरकार का ये कहना है कि आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन चली उसको बताना होगा, राइट। अब इसमें यही प्रॉब्लम है क्योंकि जो भी मैसेजेस जाते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। ऐसे में मतलब बीच में इस तरह से इन्फॉर्मेशन को लेना और ये सारा कुछ कहीं ना कहीं निजता का हनन होगा, तो इसको लेके थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। तो ये था आपका IT एक्ट 2021 में जो फरवरी में जो संशोधन हुए हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली मीडिया के बारे में समझा, मीडिया से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में समझा, हमने सोशल मीडिया देखा, पेड मीडिया, ठीक है, मीडिया ट्रायल, ये सारे जितने भी विज्ञापन हैं वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश की, और इसके साथ इससे जुड़े हुए जितने भी कानून हैं वो भी हमने आज की क्लास में देख लिया है। तो रूबरू का जो विशेष अंक था वो यहीं पर समाप्त हुआ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज और क्वेश्चन हैं, ताकि हम उसको अगले अंक में सॉर्ट आउट कर सकें। इसके साथ ही कोई भी चीज़ें जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही हों, जिसको आपको लगता है कि हाँ आपको
समझने की ज़रूरत है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट कि हम फर्दर क्लासेस में उसको लेके भी जो है प्रयास कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे हेड।